हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। और आज से हम लोग यूपीएसआई के टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे यूथ कंपटीशन की बुक से। तो आज से हम लोग 2017 तक के सबसे पहले हम लोग 2017 तक के जितने भी पीवाईक्यू टॉपिक वाइज आए हैं वो कवर करेंगे। उसके बाद फिर 2021 में 54 सेट जो यूपीएसआई के हैं वो कवर करेंगे, और जो एएसआई के 4 सेट हैं वो भी कवर करेंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे मूल विधि, और इसमें मूल विधि के जितने भी टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2017 तक के वो सारे कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग 2021 के सारे सेट कवर करेंगे। जितने भी पीवाईक्यू के फैक्ट हैं व्याख्या में वो भी सब कवर करेंगे, इसलिए हम लोग क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन सारे कवर करेंगे। इसलिए ये वीडियोस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जो भी लोग यूपीएसआई की आने वाली वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको पीवाईक्यू पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें पेपर का पैटर्न भी समझ में आता है, कौन से टॉपिक हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, और हमारे बहुत ज़्यादा इससे फैक्ट भी कवर हो जाते हैं। और ये क्वेश्चंस इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस फंसते भी हैं। तो आज से हम लोग ये स्टार्ट करते हैं, और इसकी मैं पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगी। और इसके बाद मैं हिंदी और सामान्य ज्ञान की भी इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगी। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसकी मैं मैथ और रीजनिंग की भी प्लेलिस्ट बना दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, और इसका सिलेबस देख के किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टॉपिक देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये हैं इसके टॉपिक्स। लगभग 16 टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और हर एक टॉपिक के एक ही जगह पे सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट भी कवर हो जाए और हम कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट को एनालाइज भी कर पाएंगे कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारी भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, दूसरा है महिला घरेलू हिंसा संरक्षण संबंधी प्रावधान, और फिर है बच्चों के संरक्षण संबंधी विधिक प्रावधान, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989। उसके बाद है मोटर वाहन अधिनियम तथा यातायात नियम। उसके बाद है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, जन सूचना का अधिकार 2005, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, और उसके बाद साइबर अपराध, जनहित याचिका से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और फिर भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण एवं भू राजस्व संबंधी कानून। और इसका ये छोटा सा सिलेबस, सिर्फ ये मूल विधि से कितने टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिनसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे गए हैं। तो ये हम लोग सिलेबस एक बार देख के फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता। इससे लगभग जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम एक ही साथ कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, और इसमें सिर्फ यूपीएसआई के ही पीवाईक्यू हैं। ये सिर्फ यूपीएसआई वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी मूल विधि और किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आपको ज़रूरी लगती तो आप लोग पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई। तो इसका जो सही ऑप्शन है, हम लोग क्वेश्चन के बाद सीधे आंसर पढ़ेंगे और उसके बाद सीधे व्याख्या पढ़ेंगे। व्याख्या में जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं उससे रिलेटेड, एक्चुअली उसमें काफ़ी सारे की पॉइंट्स उससे आ जाते हैं। अगर ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे तो लगभग ये टॉपिक हमारा पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो व्याख्या है व्याख्या में एक से एक्स्ट्रा फैक्ट दिए होते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ते हुए इसके जो की पॉइंट्स हैं उनके आप लोग चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी होगा, 1 जनवरी 1862 से। भारतीय दंड संहिता कब से प्रवृत्त हुई थी? 1 जनवरी 1862 से, सॉरी 1862 से। और भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी 1862 को प्रवृत्त हुई, और भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में सन 1862 में लागू हुई। इसके बाद समय समय पर संशोधन होते रहे, विशेषकर भारत के स्वतंत्र होने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दंड संहिता को ही लागू किया। लगभग इसी रूप में यह विधान
तत्कालीन अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई आदि में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियमित किया गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए होगा, 6 अक्टूबर 1860 को। भारतीय दंड संहिता को 6 अक्टूबर 1860 को अधिनियमित किया गया था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, दोस्तों थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है और मेरा गला खराब है, तो आवाज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। निम्नलिखित में से कौन अपराध के आवश्यक तत्व हैं? तो नीचे इसमें 4 वो दिए गए हैं। जैसे पहला है मानव प्राणी, दूसरा है दुराशय, तीसरा है आपराधिक कृत्य, चौथा है हेतु। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, 1, 2, 3। अपराध के आवश्यक तत्व पूछ रहा है, तो मानव प्राणी होना जरूरी है, किसी भी अपराध के लिए एक प्राणी होना जरूरी है। उसके बाद उसके मन में एक गलत भावना जरूरी है। उसके बाद एक आपराधिक कृत्य, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ सोच लिया और वो अपराध की श्रेणी में आ गया, इसलिए उसका कृत्य भी जरूरी है। तो ये 1, 2, 3 सही है। इसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा अपराध का किया जाना, किसी ऐसे व्यक्ति में आपराधिक मनोस्थिति का होना और आपराधिक मनोस्थिति को अग्रसर करने में किसी कार्य या लोक का किया जाना, और ऐसे कार्य या लोक के परिणाम स्वरूप व्यक्ति अथवा समाज को क्षति। ऐसा नहीं है कि आपके मन में आया और आपने नहीं किया आप अपराधी हो गए, या फिर आपके मन में वो चीज़ नहीं आई है और आपसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, तो वो भी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गलत उत्तर बताना है इसमें। सामान्य रूप में एक व्यक्ति किसी अपराध में निम्नलिखित रूप से भागीदार हो सकता है: जब वह स्वयं अपराध करता है, जब वह अपराध करने में भाग लेता है, जब वह घटना स्थल पर उपस्थित होता है, जब वह किसी अन्य व्यक्ति को अपराध कारित करने में अपना अभिकर्ता बनाता या प्रेरित करता। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, क्योंकि 3 ऑप्शन इसमें सही है और एक गलत है। इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है। घटना स्थल पर उपस्थित होना आपको अपराध की श्रेणी में भागीदार नहीं बनाता है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सामान्य रूप में एक व्यक्ति किसी अपराध में निम्न रूप से भागीदार हो सकता है। जैसे पहला है जब वह अपराध करता है, और जब वह अपराध करने में भाग लेता है, जब वह किसी अन्य व्यक्ति को अपराध कारित करने में अपना अभिकर्ता या एजेंट बनाता है या प्रेरित करता है किसी को, और घटना स्थल पर उपस्थित होना यह अपराध की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। तो सी ऑप्शन क्या है, मतलब वैसे गलत है और ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में पुल्लिंग वाचक शब्द प्रयोग किए गए हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है सी, हर व्यक्ति हेतु, चाहे वह नर हो या नारी। भारतीय दंड संहिता की धारा 8 के अनुसार पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे वह नर हो या नारी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में शब्द स्त्री द्योतक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है किसी भी आयु की स्त्री। जो भारतीय दंड संहिता में किसी भी आयु की स्त्री, उसे स्त्री ही कहा जाएगा। जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में पुरुष व स्त्री को बताया गया है, जिसके अनुसार पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है और स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वादों में कौन सा एक वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 34 से संबंधित है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा सी, वारेंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर। इसकी व्याख्या है, वारेंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर भारतीय दंड संहिता की धारा 34 से संबंधित है, और इस वाद में अभियुक्त पूर्व नियोजित योजना के निष्पादन में सक्रिय भाग लेते हैं। जब धारा 34 के उपबंध लागू होते हैं, सक्रिय भाग लेने का अर्थ यह नहीं है कि सभी अभियुक्त अपराध के उसी स्थान पर आपराधिक कार्य को आवश्यक रूप से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वादों में कौन से सामान्य आशय से संबंधित है? तो इसका जो इसमें पहले नंबर्स दिए गए हैं, जैसे पहला है महबूब साहब बनाम एम्परर, दूसरा है वारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, और तीसरा है DPP बनाम बियर्ड, चौथा है श्री कांतिया बनाम बम्बई राज्य। तो इसमें जो सही ऑप्शंस हैं
वो 1, 2, 4 हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। तो बाकी देख लीजिए, सामान्य आशय से संबंधित वाद निम्नलिखित, जैसे महबूब शाह बनाम एम्परर और बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर और श्री कांतिया बनाम एम्परर और डीपीपी बनाम बियर्ड का वाद मतता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिणाम का स्वेच्छाकारित किया जाना कहा जा सकता है यदि कोई व्यक्ति, तो इसका सही ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी स्थितियों में। इसके सारे ऑप्शंस मतलब कारित करने का आशय होना चाहिए, और यह ज्ञान रखता है कि वह उसे कारित कर रहा है, और यह विश्वास रखने का कारण रखता था कि ऐसे कारित होना संभाव्य है। मतलब किसी परिणाम का स्वेच्छा कारित किया जाना तभी कहा जाएगा जब वो उस कार्य को करने का आशय भी रखता है, और उसको इतना मतलब समझ है कि वो इसको कर रहा है, और उसके अंदर ये विश्वास रखने का कारण है कि मतलब उसे ये विश्वास है कि ये कार्य होना संभव है। तो ये उपरोक्त सभी स्थितियों में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सफल अभियोजन का परिणाम होता है, इसका ऑप्शन सी सही है, दोष सिद्धि। एक सफल अभियोजन का परिणाम दोष सिद्धि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? तो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वो ऑप्शन सी, शरीर व संपत्ति दोनों से संबंधित है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शरीर व संपत्ति दोनों से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 97 में प्रत्येक व्यक्ति को मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध के विरुद्ध अपने शरीर की एवं अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार है, और प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है, अपने या अन्य व्यक्ति के जंगम या स्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये यूपीएसआई 2014 का है। आत्मरक्षा का अधिकार है, आत्मरक्षा का अधिकार किसे बोलते हैं? तो इसका जो ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी, जैसे कि ऑप्शन ए में पहले अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, मतलब कोई भी अपराध हमारे शरीर पे होता है तो हम उससे अपने शरीर की रक्षा करते हैं, तो ये आत्मरक्षा की श्रेणी में आता है। दूसरा है दूसरे के शरीर की रक्षा, अगर दूसरे पे कुछ होता है, दूसरे के शरीर को कोई आघात पहुंचाने की कोशिश करता है तो हम उसकी रक्षा करते हैं, तो ये भी आत्मरक्षा की श्रेणी में आता है। और तीसरा है चोरी, लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? तो पहला है लोक सेवा द्वारा किया गया कार्य, बी आपराधिक अत्याचार को रोकने में, सी जंगम संपत्ति की रक्षा में, और डी उपरोक्त सभी में। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। लोक सेवा द्वारा किया गया कार्य आत्मरक्षा के अधिकार में नहीं आता है। ठीक है, बाकी के 3 ऑप्शन आत्मरक्षा का अधिकार में आते हैं, जैसे कि आपराधिक अत्याचार को रोकने के लिए, जंगम संपत्ति की रक्षा में, और उपरोक्त। इसकी व्याख्या देख लीजिए, लोक सेवा द्वारा किया गया कार्य आत्मरक्षा का अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 99 के अनुसार यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती है, सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत ना भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, भारतीय दंड संहिता में। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है, और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अनुसार जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि एत द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दहेज लेना व देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। दहेज लेना एवं दहेज देना प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा? तो इसका सही ऑप्शन ए, धारा 97। राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है और श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की धारा 97 में होगा। और भारतीय दंड संहिता की धारा 97 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा एकांत परिरोध का प्रावधान करती है? इसका सही ऑप्शन सी होगा, धारा 73। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट, ये ऑप्शन बी इसका सही होगा, केवल संज्ञेय अपराध से। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसको FIR बोलते हैं, केवल संज्ञेय अपराध से संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 में संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार संज्ञेय अपराध को ऐसा भी अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सीमा तक किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध में रखने का आदेश दिया जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, 3 माह। 3 माह तक की किसी भी व्यक्ति को एकांत परिरोध में रखने का आदेश दिया जा सकता है, लेकिन 3 माह से अधिक नहीं रखा जा सकता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 माह तक एकांत परिरोध में रखने का आदेश दिया जा सकता है यदि कारावास की अवधि 6 माह से अनधिक ना हो तो 1 माह से अधिक समय, और यदि कारावास की अवधि 6 माह से अनधिक और 1 वर्ष से अधिक ना हो तो 2 माह से अनधिक समय, और यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अनधिक हो तो 3 माह से अधिक समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता का अध्याय 4 संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, साधारण अपवाद से। भारतीय दंड संहिता का अध्याय 4 साधारण अपवाद से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 76 से लेकर 106 साधारण अपवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सूत्र तथ्यगत भूल क्षम्य है संबंधित है। तथ्यगत भूल क्षम्य है, ये किस धारा से संबंधित? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, भारतीय दंड संहिता की धारा 76 से संबंधित है। तथ्यगत भूल क्षम्य किससे संबंधित है? ये धारा 76 से, भारतीय दंड संहिता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 में ना समझ गुड़िया को आपराधिक दायित्व से छूट निम्न किस धारा? इसका सही ऑप्शन बी होगा, धारा 82। 82 धारा में ये कहा गया है कि 7 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी अपराध में सजा से छूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति के लिए बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 7 वर्ष से कम। आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति के लिए बच्चे की आयु 7 वर्ष से कम की होनी चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। ये भी सेम वही क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें 82 और धारा 82 के बारे में, और इसमें 7 वर्ष तक के बच्चों को, और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं इस धारा को? डोली इन कैपेक्स भी कहते हैं। 25 क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। बच्चे के द्वारा किया गया कोई कृत्य अपराध नहीं है यदि वह बच्चा 7 वर्ष से कम आयु का है तो। ये कौन सी धारा में है? 82। मैकनॉटन का वाद संबंधित है।
ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए विकृत चित्तता से। मैकनॉटन का वाद विकृत चित्तता से संबंधित है। इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत व्याख्यायित किया गया है और धारा 84 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो उसे करते समय चित्त विकृत के कारण उस कार्य की प्रवृत्ति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है। मतलब अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब है या उसको इतनी समझ नहीं है, जिसे बोलते हैं कि पागल है, और उसे ये समझ नहीं है कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत है या उसका रिजल्ट क्या होगा, तो उसको उसके लिए सज़ा नहीं होती, वो अपराध की श्रेणी में उसके लिए नहीं आएगा। उसके बाद है एक शेर खां पर झपटता है। का शेर पर यह जानते हुए गोली चलाता है कि उससे खां की मृत्यु हो सकती है। गोली से वस्तुतः खां की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार इसका जो सही ऑप्शन होगा, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है का किसी अपराध का दोषी नहीं है। बी हत्या करने का दोषी है। सी आपराधिक मानव वध का दोषी है। डी गंभीर उपहत्या कारित करने का दोषी है। तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि अपराध की श्रेणी में वो तब तक नहीं आएगा जब तक आपका इंटेंशन किसी अपराध को करने का ना हो, आशय जिसको बोलते हैं। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं जैसे कि का आशय नहीं था खा को मारने का, लेकिन उसने गोली चलाई और खा को लग गई और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये का इसका ए ऑप्शन सही होगा। का किसी अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा। और इसका सही व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 92 के अनुसार जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक यद्यपि उसकी सम्मति के बिना की गई है ऐसी किसी अपहानि के कारण जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए अपराध नहीं है, यदि परिस्थितियां ऐसी हों कि उस व्यक्ति के लिए यह असंभव हो कि वह अपनी सम्मति प्रकट करे या वह व्यक्ति सम्मति देने के लिए असमर्थ हो, उसका कोई संरक्षक या उसका विधि पूर्वक भार साधक कोई दूसरा व्यक्ति ना हो जिससे ऐसे व्यक्ति पर सम्मति अभिप्राप्त करना संभव हो कि वह बात फायदे के साथ ही की जा सके। अतः यहाँ पर का किसी अपराध का दोषी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में गहरी चोट ग्रीवियस हर्ट में कितने प्रकार की चोटों को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है सही है, धारा 8। इसमें धारा 8 नहीं होना चाहिए, इसमें 8 प्रकार की चोटों का को सम्मिलित किया गया क्योंकि धारा तो 320 दी गई है ऑलरेडी। तो भारतीय दंड संहिता की धारा जो 320 है उसमें गहरी चोट को 8 प्रकार की चोटों में सम्मिलित किया गया है। जैसे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अनुसार उपहत्या की केवल 8 किस्में घोर कहलाती हैं। जैसे कि पुंसत्वहरण, दोनों में से किसी नेत्र के दृष्टि का स्थायी विक्षेप, यानी किसी की आंखों की रोशनी चली जाती है, और दोनों में से किसी की कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विक्षेप, मतलब किसी के कानों की सुनने की क्षमता है जो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, और किसी भी अंग या जोड़ का विक्षेप, मतलब कोई अंग या जोड़ टूट जाता है, किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास, और सिर पर चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण, और अस्थि या दांत का भंग या विसंधान, और कोई उपहत जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके कारण उपहति व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने के लिए असमर्थ रहता है। तो ये जो इसमें घोर चोट है उसको 8 प्रकार में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम सोहन के घर में खिड़की से घुसता है। राम ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो सी सेंधमारी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाउस ब्रेकिंग। राम द्वारा सेंधमारी अर्थात गृह भेदन का अपराध किया गया है जो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 445 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव अनलॉफुल असेंबली को परिभाषित किया गया। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए धारा 141। धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है
जहां धारा 141 के अनुसार 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनसे वह जमाव गठित हुआ है सामान्य उद्देश्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, धारा 120 का। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 का में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है और धारा 120 के का के अनुसार जबकि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, पहला है कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार की गई है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, धारा 303। भारतीय दंड संहिता की धारा 303 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 के अधीन संवैधानिक करार की गई है, असंवैधानिक करार की गई है। धारा 300 आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक कवर करेंगे और अगली वीडियो में इसके आगे से वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 32 तक क्वेश्चंस हमारे कवर हो गए हैं। जैसे कि ये कवर कर लेते हैं, धारा 303 के अनुसार जो कोई आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा वह मृत्यु से दंडित किया जाएगा। और इसमें धारा 301 है, जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानववध से संबंधित है। और धारा 306 है, आत्महत्या का दुष्प्रेरण से संबंधित है। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस के जो की पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से समझिए और कवर कीजिए। ऑल द बेस्ट।